बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस से मुतल्लिक बातचीत हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने पेश खिदमत है। Entity P bought 80% of Entity S, several years ago. The income statement for the year on 31st December 1 are as follows. अभी several years ago की एक्विजिशन है। हमारी कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की परसेंटेज और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की परसेंटेज समझ में आ जाती है। अगली बात, इनकम स्टेटमेंट में सेल्स रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, अदर इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, फाइनेंस एक्सपेंसेस, टैक्स एक्सपेंसेस और हमारी अल्टीमेटली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर हमें इनकम स्टेटमेंट अच्छे से मालूम है कि यही इंफॉर्मेशन उसमें मौजूद होती है। कह रहा है कंसोलिडेट करो इस इनकम स्टेटमेंट को। बड़ी सादा सी बात उसने की है, ये इसकी कंसोलिडेशन है। सेल्स इकट्ठी कर दें, एग्रीड। कॉस्ट ऑफ सेल्स इकट्ठी कर दें, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। एक्सपेंसेस को आप इकट्ठा कर रहे हैं, कोई डिफिकल्टी। अदर एक्सपेंसेस को इकट्ठा कर दिया, फाइनेंस कॉस्ट को इकट्ठा कर दिया, इनकम टैक्स एक्सपेंस को इकट्ठा कर दिया। कोई इशू यहां तक नहीं? सिंपली आपने P और S की इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट कर दिया कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में। आसान लगा? सिर्फ एक वर्किंग है जो कि अब आपको करनी है। ये जो 99,000 हमारे पास रिजल्ट आया कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का, इस 99,000 में कितना प्रॉफिट एनसीआई को या एनसीआई से बिलोंग करता है या एनसीआई को एलोकेट किया जाना चाहिए, और कितना प्रॉफिट ओनर्स ऑफ द पी कंपनी को बिलोंग करता है। बड़ी सादा सी बात है। जो पी कंपनी के प्रॉफिट्स हैं उसमें क्या एनसीआई का कोई हिस्सा होना चाहिए? नहीं। और जो एस कंपनी के प्रॉफिट्स हैं उसमें एनसीआई का कितना हिस्सा होना चाहिए? 20%। ऐसा ही है। तो इसका मतलब है कि 24,000 का 80% बिलोंग्स टू द ओनर्स ऑफ पी कंपनी। कैलकुलेट कीजिए 24,000 का 19,200 को 75,000 में ऐड कीजिए, 94,400 और इधर आपके पास 4,800। लॉजिकल काम किया आपने। ये वो काम है जो आपने किया। पी कंपनी का जो प्रॉफिट था 100% ओनर्स ऑफ द पी कंपनी को दिया, एनसीआई को कुछ भी नहीं दिया। एस कंपनी का जो प्रॉफिट था 80% आपने ओनर्स ऑफ पी कंपनी को दिया और 20% एनसीआई। एलोकेशन ये बनी। ये एक इंपॉर्टेंट नोट है। ये जो मैंने वर्किंग करवाई है यह है लॉजिकल वर्किंग। बुक्स में या क्वेश्चन को सॉल्व जिस तरीके से किया जाता है वो ये जो रेड इंक वाली वर्किंग है ये दिखाई जाती है। क्या करते हैं,
अब ये वो बात है जो अमूमन फिर बच्चे रटा लगा लेते हैं। जो एस कंपनी का प्रॉफिट है उसकी आप 20% एनसीआई को दे दें, बिल्कुल ठीक है, आप लॉजिक समझ आती है। बाकी बैलेंसिंग फिगर जो है इस 99,000 में से माइनस कर दें 4800 को, तो बैलेंसिंग फिगर जो 94,200 आएगी वो एलोकेशन ऑफ द कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट्रीब्यूटेबल टू द ओनर्स ऑफ पी कंपनी हो। बात वही बनती है। कॉन्सेप्ट क्लियर, की वर्किंग समझ आ गई। बस ये एक अहम तरीन वर्किंग है जो आपने अभी सीखी है, दुरुस्त। तो इसकी लॉजिकल कैलकुलेशन यहां पर मैंने आपको ब्लैक इंक में कर दी, और जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्विकली एक वर्किंग की जाती है वो रेड इंक में करते हैं। आपने इस वर्किंग को अगर अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में और कुछ मुश्किल बात नहीं आएगी, सिवाय इसके कि जो एडजस्टमेंट्स कुछ अभी इसके अंदर आएंगी उनको यहां पर कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। अगेन उसको समझने के लिए ये वाली वर्किंग जो है अगर आपके कॉन्सेप्ट में होगी तो आप उसके ताने बाने बुन लेंगे, वरना आप रट्टे लगाएंगे। ठीक है जी, मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। ये पहली एग्जांपल थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, ये उसका सॉल्यूशन। ये देखिए किताब इस तरीके से उसको करती है कि 24,000 का 20% ले लिया, बाकी बैलेंसिंग फिगर निकाल दी। तो इस जादू के पीछे कि बैलेंसिंग फिगर जो है एट्रीब्यूटेबल टू द ओनर्स ऑफ पी कंपनी है, इस जादू के पीछे लॉजिक मैंने आपको पीछे टेबल बनाकर बताया।